हाँ जी बच्चों, बात कर रहे हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। ये चैप्टर हमारा चल रहा था, अभी इन बिटवीन है। इसमें जो मेन तरीके से टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, कई बार ये मैंने सब यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चे इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा, कुछ खिचड़ी सी बन रही है कि बीच में ही कहीं टेम्परेचर आ गया, कहीं हीट आ गई, कहीं ट्रांसफर ऑफ हीट आ गया, कहीं कुछ आ गया। इससे क्या हमें मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा लग जाता है कि पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, ताकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं बचे। ठीक है, तो देखिए बेटे, इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमने टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्केल्स को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्लियर है। फिर हमने हीट के बारे में थोड़ी जानकारी ली, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट की बात की। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई हीट। इसका उल्टा भी, अगर कूलिंग होगी तो फिर हीट निकलेगी। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई हीट। और फिर लेटेंट हीट क्या होता है, स्टेट चेंज करने के लिए दी गई हीट। 1 ग्राम मास का स्टेट चेंज करना हो, सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम लेटेंट हीट्स की बात करते हैं। फिर बीच में हमारे पास कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री क्या होता है बेटे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर हम ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो मेजरमेंट ऑफ हीट्स के काम आता है। हम अलग अलग, जैसे स्पेसिफिक हीट हमें मेज़र करना हो किसी सब्सटेंस का, तो वो मेज़र कर सकते हैं। इसके अंदर फिर वाटर इक्विवेलेंट आता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर मेजरमेंट ऑफ हीट्स, कि इसकी हेल्प से किस प्रकार हम हीट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। आगे टॉपिक आएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ हीट्स। और उसके बाद आ जाता है बेटे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात हमने की। थर्मल कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, टाइम के ऊपर, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस के ऊपर। ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ जाता है ना। इसी के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह और ये सब भी आ जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप बच्चों में ना हो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आज जो हम 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनमें से एक आधा टॉपिक हो सकता है इससे रिलेटेड हो और एक आधा टॉपिक इससे रिलेटेड हो। क्लियर हुआ। चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं जो हमें आज पढ़ना है उसके ऊपर। इज इट क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। देखो बेटे, इसे बोलते हैं फेज डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो बताते हैं कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ों से रिलेटेड है। हमने 3 टाइप के स्टेट्स की बात की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड टू लिक्विड अगर हमने कन्वर्ट करना है मैटर को, तो हीट देनी पड़ेगी। और हमने ये भी पढ़ा कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एम आई राइट। सिमिलरली हम ये भी बात कर चुके हैं कि अगर किसी लिक्विड को कुछ हीट दें तो लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस। और ये जो प्रोसेस है, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट। उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड आज का हमारा ये ग्राफ है बेटे। ये ग्राफ आप बच्चे देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, दूसरी तरफ हमने टेम्परेचर लिया है। बड़े ध्यान से समझना है। ये ग्राफ हमें किसी भी मैटर के टेम्परेचर और प्रेशर के बिहेवियर के बारे में जानकारी देता है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। ये ग्राफ सभी टाइप के मैटर के लिए नहीं है, ये ग्राफ वाटर के लिए बना हुआ है। इसी में आगे चल के एक और ग्राफ शायद हम देख पाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बना हुआ है। तो हर एक अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग टाइप का ग्राफ हमें थोड़े बदलाव के साथ देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर। पहले अब हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। बेटे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर। ओके, अब मुझे एक बात बताएं। अच्छा चलिए, बॉइलिंग पॉइंट और बता दो साथ ही में। हाँ दीपक, आपने हाथ ऊपर किया, आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जिस टेम्परेचर पे आके कोई भी चीज उबलने लगती है। जिस टेम्परेचर पे आके कोई चीज़ उबलने लगती है, या हम यूँ कहें कि लिक्विड से गैस बनती है, की तो बात है। बैठ जाओ, शाबाश। अब दोनों बातें जो हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में की, मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या इसमें हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तो कोई फर्क पड़ेगा या पड़ना चाहिए, क्या लगता है। हमने कहा कि पानी जो है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री है, यानी पानी से बर्फ़ 0 डिग्री पर बन जाएगी, बर्फ़ से मेल्ट भी 0 डिग्री पर हो जाएगा।
क्या ये सभी प्रेशर के लिए है या किसी किसी पर्टिकुलर प्रेशर के लिए है? अब ये ग्राफ हमें ये समझने में मदद करेगा। इस ग्राफ को देखिए बेटे, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो किया गया है, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यस, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर एटमॉस्फेयर में ले रखा है, इधर 1 इसकी वैल्यू, तो 1 एटीएम प्रेशर है। इज इट ओके टू यू ऑल? इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना, वो हमारे पास क्या है बेटे? फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉरी, डेफिनेटली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके फाइन। अब हम ये वाला जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ध्यान देना भाई, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है? 0 डिग्री टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सॉलिड के अंदर आ रहा है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सॉलिड स्टेट दिखा रहा है, ये पोर्शन लिक्विड स्टेट दिखा रहा है, और ये वाला जो प्रेशर है ये सारा वेपर स्टेट दिखा रहा है। क्लियर हुआ बेटे? तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? हमारा सॉलिड में आ गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब 0 डिग्री और 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, एंड एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। ये क्या करेगा? मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर क्या दिखा रहा है? 0.01 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पर वाटर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड या विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? इज इट ओके? ठीक है। और अब देखो बेटे, अब यहाँ हम 3 अलग अलग लाइंस की बात करेंगे। ओ ए सब्लिमेशन कर्व है, ओ से लेकर ए तक ये वाला जो लाइन है ना बेटे, इसे सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। सब्लिमेशन कर्व क्या होता है? वो लाइन जिसमें सॉलिड और वेपर स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो लाइन जिस पर सॉलिड और वेपर स्टेट एक साथ। क्या मतलब है मेरी इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट दिखाना चाहूँ, ये वाला पॉइंट, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है वो सॉलिड भी हो सकता है और वेपर भी हो सकता है। यानी ये जो वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर में कितनी वैल्यू है बेटे? 0 डिग्री सेल्सियस। और यही वैल्यू को प्रेशर में देखना चाहो तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म इंक्रीज अगर हमने लिया हो तो सपोज करते हैं कि ये 0.003 एटीएम प्रेशर के आसपास हो गया। इसका मतलब ये टेम्परेचर और ये प्रेशर हमें ये दिखा रहे हैं कि इस टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर पानी वेपर भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, यानी वो बर्फ भी हो सकता है और भाप भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि मान लेते हैं कि पानी का यही टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया और पानी सॉलिड स्टेट में यानी बर्फ है, मान लिया, थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या बनेगा? डायरेक्ट वेपर बनेगा। डायरेक्ट क्या बनेगा? वेपर। बोलो बेटे, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? विदाउट कन्वर्टिंग इनटू वाटर, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम आइस इनटू स्टीम विदाउट कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। सब्लिमेशन कर्व के हर एक पॉइंट यही शो करता है। जैसे मान लीजिए आप ये पॉइंट यहाँ ले लेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू भी थोड़ी कम है और प्रेशर की वैल्यू भी थोड़ी कम है। बोलो बेटे, बात समझ आई कि नहीं है? तो ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। इसके बाद में हम फ्यूजन कर्व की बात करते हैं। ओ से लेकर बी तक ये हमारे पास फ्यूजन कर्व है बेटे। क्या है? फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व में क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करना। अब ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर पानी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि सॉलिड है, मानना ही हमने मान लिया कि टेम्परेचर तो है 0.01 और प्रेशर है 1 एटीएम और वाटर सॉलिड है यानी आइस है। थोड़ी सी हीट देते ही क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड बनेगा। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटे। अब ये वाला बताओ कि ये क्या शो कर रहा है? ये हमें अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर और 218 डिग्री का क्या दिखा रहा है? प्रेशर दिखा रहा है। 218 डिग्री क्या दिखा रहा है बेटे? डिग्री नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एटीएम। 218 एटीएम प्रेशर के ऊपर और लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। ये भी इसी लाइन के ऊपर है, इसे हम बोलेंगे फ्यूजन लाइन। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब आप यहाँ से एक बात ये भी देख सकते हो कि जिस प्रकार से आप टेम्परेचर जो है बेटे, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप जा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। और प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसका जो ये टेम्परेचर है, हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो क्या होता जा रहा है बेटे? कम होता जा रहा है। इज इट क्लियर? ये जो लाइन है थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ी हुई है, लेफ्ट में मुड़ी हुई, इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, स्लाइटली कम हो रहा है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर हो गया? तो इसकी बात कर ली हमने। तीसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व ये है बेटे ओसी। ये क्या दिखा रहा है
कि हमारे पास लिक्विड और वेपर स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इस लाइन पर। यानी सपोज करो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितना टेम्परेचर दिखा रहा है बेटे 100 डिग्री सेल्सियस, और कितना प्रेशर दिखा रहा है 1 atm। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर के ऊपर पानी जो है वो लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। यही तो पढ़ा है हमने। जब हम तापमान बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री कर देते हैं तो पानी किस में कन्वर्ट होता है, पहले स्टीम में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम, दोनों पॉसिबल है कि नहीं है? यस। लेकिन उसके लिए प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर क्या कर दें बेटे बढ़ा दें, तो देखिए अगर आप यहां ले जाओ, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट दिखा रहा है 218 atm का प्रेशर और टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये कौन सी स्टेट दिखा रहा है पानी की? लिक्विड। पानी की कौन सी स्टेट दिखा रहा है? इसका मतलब ये इस टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भाप नहीं बन सकता, हाँ या ना? इट विल ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होगा यहाँ पे, जब प्रेशर 218 atm है और टेम्परेचर 100 डिग्री। तो अगर हम ये बोले कि भाई पानी का इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्या हम सही बोल रहे हैं? नहीं। तो हमें इसे ठीक करने के लिए क्या बोलना चाहिए? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1 atm प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो फिर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना बोलो। एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए एक बात और कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक आप जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये सारे बॉइलिंग टेम्परेचर है बेटे। इस लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये लाइन इवेपोरेशन लाइन है पूरी की पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ ये सभी टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर है अलग अलग प्रेशर के ऊपर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर 1 atm के बाद में आपने प्रेशर बढ़ाया तो पानी उसी टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा, अब उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसे उबलने के लिए। इज इट ओके और नॉट? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए हम पहाड़ों में चले जाएं, पहाड़ों पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे की हवा तो नीचे ही रहेगी, ऊपर एटमॉस्फेयर की लंबाई जो है वो कम रहेगी। दूसरी बात, ज्यादा एयर डेंसिटी पहाड़ों से नीचे है कि पहाड़ों के ऊपर है? पहाड़ों से नीचे। इसके मतलब हायर डेंसिटी की हवा है वो भी नीचे रह गई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अगर आप प्रेशर घटाते जा रहे हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटता जा रहा है ना। इसलिए पानी जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है। पहले ही उबलने का मतलब क्या हुआ कि पानी की भाप जल्दी बन गई। तो क्या भोजन को पकाया जा सकता है वहां पे? नहीं पकाया जा सकता। इसीलिए पहाड़ों के ऊपर कुकिंग फूड इज टफ। भोजन को पकाना पहाड़ों के ऊपर मुश्किल है। बोलो बेटे कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इस ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? एक और आखिरी पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? किसी भी सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर सकता है। जिस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के हो सकते हैं, वाटर आइस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। 0 डिग्री पर, 100 डिग्री पर पानी भी हो सकता है, भाप भी हो सकता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी भी हो सके, बर्फ भी हो सके और भाप भी हो सके, उसे ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटे? ट्रिपल पॉइंट। तो किसी भी, ये सिर्फ पानी का नहीं है, पानी का तो हमने एग्जांपल लिया है, किसी भी मैटर का ट्रिपल पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर शो करता है जिस टेम्परेचर पर वो मटेरियल, वो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर सकता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो इसे बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटे? अब ध्यान दो, इसका वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। कितने प्रेशर पर? 0.006 atm प्रेशर के ऊपर। तो अगर पानी को 0.006 atm प्रेशर पर 0.01 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाए तो हो सकता है कि पानी बर्फ की स्टेट में मिले, हो सकता है पानी की स्टेट में मिले, हो सकता है भाप की स्टेट में मिले। ऑल थ्री कैन एग्जिस्ट, ऑल थ्री कैन एग्जिस्ट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना इन तीनों लाइंस का, ये ट्रिपल पॉइंट होता है। ये क्या होता है बेटे? बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्की बात है? ठीक है जी।
क्रिटिकल पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और हमारे पास यहाँ बचता है, यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिटिकल पॉइंट सी। अब ये सी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो बेटे इसी कर्व में बात कर लेते हैं हम। इस कर्व में अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये प्रेशर में 218 से ज्यादा वैल्यू है, हमें नहीं पता कि ये हमने कौन से वाला पॉइंट लिया है, 300 एटीएम है कि 400 एटीएम है, पर ये ज्यादा है ये पता है। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने 218 एटीएम प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर ले लिया। इस स्टेट में क्या यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ आगे जा रहा है ऐसे करके? कुछ नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस स्टेट में। इसका मतलब इस टेम्परेचर के बाद में हमारे पास लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगी इस मैटर की। तो 374.14 डिग्री सेल्सियस, कीप इन माइंड 374.14 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब किसी भी प्रेशर के ऊपर पानी लिक्विड स्टेट में नहीं मिल सकता। किसी भी प्रेशर के ऊपर पानी लिक्विड स्टेट में नहीं मिल सकता। देखो बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को आप आराम से समझ जाओगे। 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर पानी की स्टेट कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? ज्यादातर बच्चों को लगता है ना भाप होनी चाहिए, लगता है ना हमें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 110 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस स्टेट में मिलेगा, तो आपको क्या कहना चाहिए कि सर प्रेशर बताओ कितना है। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो डेफिनेटली स्टीम मिलेगा, लेकिन अगर प्रेशर आपने बढ़ा के ये कर दिया 218, तो 218 और 100 डिग्री पर बताओ मुझे किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इज इट क्लियर? सिमिलरली अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं प्रेशर ले लूं 3 एटीएम, प्रेशर क्या ले लूं? 3 एटीएम, और टेम्परेचर ले लूं 376 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना ले लूं बेटे? इससे थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो ये हो गया मान लो, और सपोज करते हैं ये वाला प्रेशर है, तो क्या यहाँ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वाटर? तो इट विल नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटे? वो टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, भले ही प्रेशर कितना मर्जी हो, भले ही प्रेशर। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इस ग्राफ के बारे में जो कुछ जानकारी मेरे पास मेरे दिमाग में चल रही थी वो सब मैंने आप बच्चों के साथ शेयर कर दी है। और ये दूसरा ग्राफ है उसी से मिलता जुलता, जो कि किसके बारे में है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है। हालांकि इन्होंने यहाँ नहीं लिख रखा, बट दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। किससे रिलेटेड है बेटे? अब मुझे एक बात बताओ, कोई मेन डिफरेंस दिख रहा है आपको क्या? नंबर एक बात तो ये जो लाइन है हमारे पास सॉलिड लिक्विड के बीच वाली फ्यूजन कर्व जिसे बोलते हैं, वो राइट में मुड़ी हुई है, जबकि वाटर में लेफ्ट में मुड़ी हुई थी। तो वाटर वाला ये शो कर रहा था कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर उसका कम हो रहा था, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये बात होगी। दूसरी, ट्रिपल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर पर है? 5.11 एटीएम और माइनस का 56.6 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? -56 बहुत कम टेम्परेचर है ना। यहाँ पर यही वाला हमारे पास वाटर के केस में 0.01 डिग्री सेल्सियस पर था और प्रेशर 1 एटीएम था। अब यहाँ प्रेशर तो है 5.11 एटीएम और टेम्परेचर है -56। इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर 1 एटीएम ले लूं, यहाँ कहीं मान लेते हैं 1 एटीएम प्रेशर ले लूं, तो बताओ -56 डिग्री के ऊपर पानी की स्टेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट में मिलेगा? हाँ जी बेटे, जहां पर ये मैच करेगा तो कौन सी स्टेट में मिलेगा? वेपर स्टेट में मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो ग्राफ हैं वहां से काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये डेफिनेशन दी हुई इन्होंने, इज दैट पॉइंट ऑन द प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम हुज कोऑर्डिनेट्स मतलब वैल्यूज गिव द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो टेम्परेचर और प्रेशर की वो वैल्यूज बताती हैं एट विच सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ द सब्सटेंस। तो तीनों जो स्टेट हैं को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी विदाउट एनी चेंज इन देयर प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में चेंज किए बिना, यानी कोई भी उसके अंदर जिस रेशियो में मटेरियल मिक्स्ड है वो रेशियो वही रहेंगे। एनी डाउट? तो ये था हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। ये क्या था बेटे? ट्रिपल पॉइंट। चलिए इस ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बेटे, ये जो टॉपिक था उसे आप बच्चे अपने नोट्स में कौन से टॉपिक के साथ में मेंशन करेंगे? लेटेंट हीट के साथ मेंशन करेंगे। किसके साथ मेंशन करेंगे? लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट ही हमारे पास स्टेट चेंज से रिलेटेड है ना, और ये जो हमारा ग्राफ हमने स्टडी किया वो भी स्टेट चेंज से रिलेटेड ग्राफ है। इज इट क्लियर? ओके, इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो भी मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा।
यहाँ पर मैंने निकाले हुए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया हुआ है, जो चीज़ें मैंने आप बच्चों के साथ शेयर की, कौन सी लिमिट क्या शो कर रही है। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, अपर लिमिट ऑफ दिस कर्व जो 374.14 डिग्री सेल्सियस पर थी 218 एटीएम प्रेशर पर, इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ए सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट ए टेम्परेचर अबव दैट ऑफ इट्स क्रिटिकल पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ग्रेट द प्रेशर में बी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं लगा देते। एक इंपॉर्टेंट बात, हीलियम हैज द लोवेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। हीलियम जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है -268 डिग्री सेल्सियस, यानी ये एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ही है। -273 डिग्री सेल्सियस तो 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, -268 उससे सिर्फ 5 डिग्री ऊपर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से सिर्फ 5 डिग्री ऊपर ही हीलियम का क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब इस टेम्परेचर के बाद में हीलियम लिक्विड में नहीं मिल सकती, इसलिए वो सभी टेम्परेचर के ऊपर हमें किस में मिलती है? गैस में मिलती है। देयरफॉर ए गैस एट ऑल टेम्परेचर अबाउ दैट, इसीलिए इस टेम्परेचर से ऊपर सभी वैल्यूज के लिए हीलियम क्या है? एक गैस है। बोलो बेटे, बात समझ आई? ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां ये ग्राफ आप मेंशन करें, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं एटलीस्ट उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर डेफिनेशन भी बताई हुई है, जैसे फ्यूजन कर्व की डेफिनेशन है, ए कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ क्या बदलाव होगा उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन कर्व। इसी प्रकार वेपोराइजेशन कर्व होगा, ठीक है, इसी प्रकार सब्लिमेशन कर्व होगा। तो सारी जानकारी जो अभी अभी हमने बातचीत की वो यहाँ गिवन है अलग अलग नोट्स में। ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बेटे? इससे रिलेटेड इतना ही। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड होगा किससे? इस पोर्शन से, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं।